हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नैनश्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है नैनश्री। आज के इस वीडियो में मैं आपको बिहार जीके कवर कराने वाली हूँ। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस मजेदार सी वीडियो का। लेकिन हम अपनी हर एक वीडियो की शुरुआत एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ करते हैं, तो आज के भी इस वीडियो की शुरुआत हम एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ ही करेंगे। ऊंची समा भी जल सकती है, ऊंची समा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है, होकर मायूस यूं न बदल इरादे, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। तो ऐसे ही आप लोगों की किस्मत है जो कभी भी बदल सकती है। आप इस पॉइंट को देखिए, ये वो पॉइंट है जहां पर आप हैं, और ये वो पॉइंट है जहां पर आपके सिलेक्शन के पहले का 1 मिनट है, और ये वो पॉइंट है जहां पर आपके सिलेक्शन का बाद का 1 मिनट है। आप इस पॉइंट को देखिए, अगर आपको इस पॉइंट पर आना है जहां पर आपके सिलेक्शन के बाद का 1 मिनट है, तो इसके लिए आपको अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को मोटिवेटेड रखें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम कुछ दिन मोटिवेटेड रहते हैं, फिर उसके बाद हम एज यूजुअल हो जाते हैं। जब आपका फ्यूचर आपके साथ जीवन भर चलने वाला है, तो आप मोटिवेट 2 महीने रह के क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। आपको इस जर्नी के दौरान अपना जो है मोटिवेशन बनाए रखना पड़ेगा। ये जर्नी बहुत ही ज्यादा पेशेंस की होती है। तो आप लोगों की किस्मत कभी भी बदल सकती है, ऐसा नहीं है। हर किसी की किस्मत बदल सकती है जो मेहनत करता है। तो आपकी किस्मत बदल सकती है, बस आपको मेहनत करते रहना है। आइए हम शुरुआत करते हैं आज की इस मजेदार सी वीडियो का। जो मैं बिहार जी की आपको पढ़ा रही हूँ, ये आपका बिहार टीचिंग एग्जाम के अलावा आपका बीपीएससी में भी हेल्प करेगा। मैं यहाँ पर आपको इस तरीके से बिहार जी की आज पढ़ाने वाली हूँ, एक एक पॉइंट आपका कवर करने वाली हूँ कि आपका इसी वीडियो से, जो आपका सिंगल वीडियो है, इस सिंगल वीडियो से बहुत सारा क्वेश्चन आपका बिहार टीचिंग एग्जाम में आने वाला है। ना केवल बिहार टीचिंग एग्जाम में, जबकि आप जो बीपीएससी का एग्जाम है वो भी देंगे ना, तो वहां पर भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस यहीं से बने हुए हैं और बनेंगे भी। मैंने जितने भी आपके बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स थे, उन सभी को देखा है। उसके बाद ही मैंने आपको यहाँ पर ये वीडियो दिया है। मैंने थोड़ा टाइम लिया ताकि यहाँ पर सारे पॉइंट्स कवर हो सकें। अगर मैं बात करूं बिहार की, तो सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि जो बिहार आपका शब्द है ये कहाँ से आया है। तो आप सभी लोगों ने बिहार पढ़ा होगा, ठीक है, ये आपने बिहार पढ़ा है। लेकिन ये जो बिहार है, इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपका एक बार बीपीएससी एग्जाम में आया हुआ है कि बिहार जो है आपका, इसका अर्थ क्या होता है। तो बिहार का अर्थ होता है बौद्ध मठ। ये आप लोगों को याद रखना है। ये जो बिहार है, इसका मतलब होता है बौद्ध मठ, या फिर आपके जो बौद्ध भिक्षु होते हैं, इनका आश्रय स्थल। आप इसको बौद्ध मठ कह सकते हैं, या फिर आप इसको कह सकते हैं आपके बौद्ध जो भिक्षु हैं, बौद्ध भिक्षु का आश्रय स्थल। आपको दोनों ही याद रखना है। आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से दोनों ही याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। आपका बौद्ध भिक्षु का आश्रय स्थल। अब आपको यहाँ पर कभी भी पूछा जाए कि ये जो बिहार शब्द है ये कहाँ से आया है, तो बिहार शब्द आपका कहाँ से आया है, इससे आया है। और इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है, इसका अर्थ होता है बौद्ध मठ, या फिर बौद्ध भिक्षु जो है, इनके रुकने का जो स्थान है, या फिर इनका जो आश्रय स्थल है, इसी को ही हमने क्या कहा, इसी को ही हमने क्या कहा है, बिहार। तो बिहार शब्द आपका कहाँ से आया, ये आपको पता होना चाहिए, और इसका अर्थ क्या होता है ये भी आप लोगों को जरूर से पता होना चाहिए। क्लियर हुआ? पहला पॉइंट तो आपको यही पता होना चाहिए कि जो ये बिहार शब्द है ये कहाँ से आया हुआ है एंड इसका अर्थ क्या होता है, ठीक। नेक्स्ट आपको ये जानना होगा कि आपका जो ये बिहार है, ये हमारे संपूर्ण भारत की जो आपका भूमि क्षेत्र है, इसके कुल कितना क्षेत्र आपका जो है इसका है, कितना प्रतिशत है, ठीक है। बेसिकली मैंने ये कहा है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो बिहार आपका राज्य है, बिहार राज्य संपूर्ण भारत के भूमि क्षेत्र का कितना प्रतिशत है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो देखिए आपसे जरूर पूछा ही जाएगा कि आपका जो बिहार राज्य है, बिहार राज्य संपूर्ण भारत के भूमि क्षेत्र का कितना प्रतिशत है। आपका आंसर होगा 2.86%। कितना है? 2.86% है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, बिहार राज्य संपूर्ण भारत के भूमि क्षेत्र का 2.86% है। कितना है? 2.86% है, ठीक। यहाँ पर देखिए बोर्ड पर जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं, इसके अलावा मैं आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताऊंगी। जरूरी नहीं कि बोर्ड पर इतना लिखा है तो सारा आपको इतना ही बताया जाए। आपको भी पता है कि ये स्मार्ट बोर्ड नहीं है, इस पर इतना कंटेंट लिखा जा सकता है, बस मैं उतना ही लिखती हूँ, बाकी की चीजें मैं आपको बताती रहती हूँ। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो 2.86% आपका जो है, ये आपके संपूर्ण जो आपका भारत है, संपूर्ण भारत की भूमि का बिहार राज्य कितना है, तो बिहार राज्य आपका कितना है, 2.86%, यानी कि 2.86%। ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि जो बिहार राज्य, एटलीस्ट जो बिहार के लोग हैं उनको तो पता होना ही चाहिए, जो बिहार के स्टूडेंट्स हैं, कि हमारा जो बिहार है,
हमारा बिहार संपूर्ण भारत की भूमि के क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, तो 2.86 आपका आंसर होगा। ठीक, 2 पॉइंट्स आपने कवर किए। सबसे पहले तो बिहार शब्द कहाँ से आया है, दूसरा पॉइंट आपने कवर किया है कि बिहार जो राज्य है ये संपूर्ण भारत की भूमि क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, ठीक है, कितना कंट्रीब्यूट करता है। आपका आंसर होगा 2.86%। क्लियर हुआ इतना। अब ये जो बिहार राज्य है ना, इस बिहार राज्य को टोटल 9 डिवीजन में बांटा गया है। ये 9 डिवीजन कौन कौन से हैं, 9 डिवीजन आपको याद नहीं रखना है, फिर भी मैं बता देती हूँ। याद रखिएगा, पटना हुआ आपका, भागलपुर हुआ, पूर्णिया हुआ, ऐसे आपके टोटल आपके 9 आपके डिवीजन है। ये आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, लेकिन आपसे ये पूछा जाएगा कि बिहार जो राज्य है इसको कितने डिवीजन, यानी कि आपका हिंदी में इसको कहते हैं प्रमंडल, कितने प्रमंडल में बांटा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सब आपका जो बिहार है, बिहार आपका संपूर्ण बिहार को आपके कितने डिवीजन में बांटा गया है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण बनता है। तो बिहार जो राज्य है इसको कितने कितने डिवीजन में बांटा गया है, तो आपका आंसर होगा कुल आपके 9 डिवीजन में इसको बांटा गया है। कितने, 9 डिवीजन। हिंदी में इसको कहते हैं प्रमंडल। याद रखेंगे आप लोग, संपूर्ण बिहार को 9 प्रमंडल में बांटा गया है। कितने प्रमंडल में, 9 प्रमंडलों में आपका बांटा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संपूर्ण जो बिहार है इसमें 9 डिवीजन होते हैं। कितने डिवीजन है, 9 डिवीजन है। अब ये जो 9 डिवीजन है, इन 9 डिवीजन में आपके टोटल 38 जिले हैं। कितने जिले हैं, 38 जिले हैं। इन 38 जिलों को आपका छोटे छोटे आपके भागों में बांटा गया है, जिनको कहा गया है आपका अनुमंडल या फिर सब डिवीजन आप इनको कह सकते हैं। और ये जो सब डिवीजन है इनकी संख्या है टोटल 101, यानी कि 101। मैंने क्या कहा, मैंने कहा है कि जो संपूर्ण बिहार है, इस संपूर्ण बिहार को आपका टोटल आपके 9 आपके डिवीजन में बांटा गया है। ये जो 9 डिवीजन है, इन 9 डिवीजन में आपके टोटल 38 जिले हैं और इन 38 जिलों को आपका छोटे छोटे आपके जो है अनुमंडलों में बांटा गया है, जिनकी संख्या आपकी 101 है। फिर से सुनिएगा, मैंने ये कहा है कि टोटल जो आपका बिहार है, इस बिहार को 9 आपके प्रमंडल में बांटा गया है। इसके बाद इसमें आपके जो 38 जिले हैं, यानी कि आपने यहाँ से क्या सीखा, आपने सीखा कि बिहार में प्रमंडलों की कुल संख्या 9। उसके बाद बिहार में टोटल कितने जिले हैं, 38 जिले। उसके बाद आपने यहाँ पर सीखा इन 38 जिलों को आपका छोटे छोटे आपके भागों में बांटा गया है, जिनको अनुमंडल कहा गया है या फिर जिनको आपका उपमंडल भी कहा गया है। इस चीज को भी आपको याद रखना है। अनुमंडल कहें या फिर आपका उपमंडल कहें, उपमंडल कहें या फिर आपका सब डिवीजन कहें, जो कि आपके 101 है। ठीक, सो यहाँ पर आपने इतनी चीजें सीखी। सबसे पहले आपने सीखा कि जो संपूर्ण बिहार है, बार बार आपको रिपीट करना होगा। रिवीजन आपकी जो सक्सेस है इसकी की होती है, आप सभी को पता है, लेकिन आपको करना भी पड़ेगा। ठीक है, कोई चीज अगर आप सीख रहे हैं ना, कोई चीज अगर आप पढ़ रहे हैं या फिर आप प्लानिंग कर रहे हैं कुछ भी, तो उसका एग्जीक्यूशन होना भी बहुत जरूरी है। अगर आपने सिर्फ प्लानिंग की, एग्जीक्यूशन नहीं किया है, तो देयर इज नो इंपॉर्टेंस। आपकी प्लानिंग की तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रह गई ना। तो प्लानिंग के साथ साथ आपके उस चीज का एग्जीक्यूशन बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, तो आपको बार बार मेरे साथ चीजों को रिपीट करना है, तभी ये स्टैटिक पोर्शन याद होगा। देखिए यहाँ पर कुछ भी ऐसा कंसेप्चुअल तो है नहीं है कि मैथमेटिक्स जैसा हो तो हम समझ लें इसको। जब तक आप मेरे साथ हो इस वीडियो में, तब तक तो एटलीस्ट मेरे साथ चीजों को रिपीट करिए, तो चीजें आपको याद बनी रहेंगी। ठीक, सो आपने यहाँ पर देख लिया। अब हम नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बात करने वाले हैं किसके बारे में, हम बात करने वाले हैं बेसिकली बिहार दिवस के बारे में। देखिए, बिहार दिवस के बारे में कई सारे लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि बिहार दिवस 1 अप्रैल को मनाएं या फिर 22 मार्च को मनाएं। अब आप लोगों को पता होगा कि घोषणा किसी और दिन करते हैं, लागू किसी और दिन होता है। मतलब समझ रहे हैं ना आप कि गवर्नमेंट ने घोषणा किसी और दिन कर दी और लागू किसी और दिन किया। अब कंफ्यूजन यहाँ क्रिएट हो गया कि हम किस डेट को याद रखें कि बिहार दिवस हम किस दिन मना रहे हैं, है ना। तो देखिए, स्टूडेंट को सबसे ज्यादा दिक्कत यही होती है कि लागू किसी और दिन, घोषणा किसी और दिन, उसके बाद फिर बृहद स्तर पर किसी और दिन आपने मनाया, तो हमारे लिए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई ना याद रखने में। अब देखो, आपको सिलेक्शन अगर सही है तो आपको इतनी चीजें तो याद रखनी पड़ेंगी, है ना। सो यहाँ पर हम बिहार दिवस के बारे में जानते हैं कि जो बिहार दिवस है ये कब मनाया जाता है, बिहार एक्चुअल में एक राज्य के रूप में कब आया, है ना। ये भी आपको पता होना चाहिए कि बिहार जो है वो एक राज्य के रूप में बेसिकली कब आया। ठीक, सो सबसे पहले हम जो बिहार दिवस है इसी में ये चीजें जानने वाले हैं। आइए देखते हैं जो बिहार दिवस है आपका। बिहार दिवस, बिहार दिवस की अगर मैं बात करूं तो प्रतिवर्ष 22 मार्च को आपका कब 22 मार्च को आपका मनाया जाता है बिहार दिवस। कब मनाया जाता है बिहार दिवस, आपका आंसर होगा मैम 22 मार्च को हमारा प्रतिवर्ष बिहार दिवस मनाया जाता है। ये जो बिहार है ना, बिहार राज्य आपका जो है कब आपका सामने आया, मतलब बिहार राज्य कब बनकर सामने आया, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि बिहार राज्य जो है आपका बनकर सामने आया था 1 अप्रैल। कब आया था,
1 अप्रैल को आया था 1912 में। कब आया था? 1 अप्रैल 1912 में। जरा आप इस मैप को देखिए, इस मैप में आपको सारे जो स्टेट्स हैं इनका पता चल जाएगा। मैंने ये कहा है कि जो बिहार राज्य है, बिहार राज्य आपका कब सामने आया? तो बिहार राज्य आपका बेसिकली कब सामने आया? तो बिहार एक राज्य के रूप में कब सामने आया? तो वो आपका आंसर होगा 1 अप्रैल 1912 को। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, बिहार एक राज्य के रूप में सामने आया। बिहार एक राज्य के रूप में सामने आया। ठीक है, बिहार एक राज्य के रूप में कब आया? 1 अप्रैल 1912 को। लेकिन आपका जो बिहार है ना, इस बिहार को एक राज्य के रूप में बनाने का जो बेसिकली घोषणा की गई थी, ये आपके 22 मार्च को की गई थी। 22 मार्च कब की गई थी? 22 मार्च 1912 को की गई थी। कब की गई थी? 22 मार्च 1912 को की गई थी। अब आपको ये याद रखना है कि जिस दिन घोषणा की गई, ये तो घोषणा वाला दिन है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये घोषणा वाला आपका दिन है जिस दिन आपका घोषणा की गई। ठीक है, और आपका लागू कब हुआ? तो ये आपका लागू किया गया था 1 अप्रैल 1912 को, ये लागू कर दिया गया था। तो आपको क्या याद रखना? आपको याद रखना है घोषणा वाला दिन, क्योंकि उसी दिन हमने बिहार दिवस मनाया है। तो आपको याद रखना है कि 22 मार्च 1912 को घोषणा की गई थी, जिस वजह से हम प्रति वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल ये आपकी परीक्षा में छपने वाले क्वेश्चंस हैं जो आपसे कभी ना कभी पूछे ही जाएंगे। तो 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य आपका जो है आपका सामने आया था। इस दिन आपका ये बेसिकली घोषणा की गई थी, और आपको 1 अप्रैल 1912 याद रखना है, इस दिन ही आपका लागू हो गया था। ठीक है, फुल्ली आपका जो सामने आया, मतलब लागू कब हो गया? तो वो आपका आंसर होगा 1 अप्रैल 1912। अब आपसे एक और चीज पूछी जाती है कि बिहार जो है, बिहार दिवस एक बृहद स्तर पर कब मनाया गया? तो बिहार बृहद स्तर पर आपका मनाया गया था सन 2010 में। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि बिहार जो है एक बृहद स्तर पर कब सेलिब्रेट किया गया? तो आंसर होगा आपका सन 2010 में बिहार एक बृहद स्तर पर आपका जो है बिहार दिवस जो है सेलिब्रेट किया गया था। आपने कितनी चीजें सीखी? आपने सबसे पहले सीखा बिहार दिवस। मैंने आपको बताया कि जो बिहार दिवस है प्रति वर्ष 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। अगर मैं बात करूं बिहार आपका राज्य के रूप में बनाने की जो घोषणा की गई थी, तो बिहार एक राज्य के रूप में आपके बनाने की घोषणा 22 मार्च 1912 को की गई। लेकिन लागू कब हुआ? ये लागू हुआ था आपका 1 अप्रैल 1912 को। आपको घोषणा वाला दिन याद रखना है, क्योंकि इसी दिन हम प्रतिवर्ष बिहार दिवस मनाते हैं। बृहद स्तर पर बिहार आपका जो है दिवस कब मनाया गया? तो बृहद स्तर पर बिहार जो दिवस है ये आपका सन 2010 में मनाया गया। कब बनाया गया? सन 2010 में बनाया गया। इतनी चीजें आपको क्लियर हुई। अब आप इसको थोड़ा देखिए, मैं जब तक पानी पीती हूँ। ठीक, ठीक है, इतना चीजें आपको क्लियर हुई। अब हम बात करते हैं बेसिकली बिहार का राजकीय चिन्ह के बारे में। ठीक है, बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेट जो आपका सिंबल है वो क्या है बिहार का? तो बिहार का जो स्टेट सिंबल है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, वो आपको दिख रहा होगा। तो आपने देखा कि बिहार का जो राजकीय चिन्ह है उसमें क्या है? एक स्वास्तिक चिन्ह है, और उस स्वास्तिक चिन्ह के बीच में आपका बोधि वृक्ष है। क्या है? बोधि वृक्ष है। ठीक है, अब उस वृक्ष को कुछ और खिचड़ी मत बना दीजिएगा, वो बोधि वृक्ष है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग की नहीं? ठीक, सो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जो बिहार का राजकीय चिन्ह है वो क्या है? बिहार का राजकीय चिन्ह होता है आपका एक स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह के बीच में आपका क्या है? बोधि वृक्ष है। यानी कि स्वास्तिक चिन्ह के बीच में जो बोधि वृक्ष है वो आपका क्या है? बिहार का स्टेट आपका सिंबल यानी कि राजकीय चिन्ह है। ठीक, याद रखिएगा। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ स्वास्तिक चिन्ह के बीच बोधि वृक्ष। याद रखेंगे आप लोग, स्वास्तिक चिन्ह के बीच में बोधि वृक्ष जो है वो बेसिकली आपका बिहार का क्या है? राजकीय चिन्ह है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है हमारा बिहार हाईकोर्ट। अगर मैं बात करूं बिहार हाईकोर्ट की, तो बिहार में हाईकोर्ट कहां पर है? किस जिले में है? 38 जिले हैं। तो बिहार में हाईकोर्ट है आपका पटना में। कहां पर है? पटना में। याद रखिएगा कहां पर है? पटना में। कब स्थापना की गई थी बिहार हाईकोर्ट की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ना जाने बीपीएससी ने कितनी बार इस क्वेश्चन को पूछा होगा कि पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब की गई थी? पटना हाईकोर्ट के पहले जो आपके न्यायाधीश थे वो कौन थे, और साथ ही साथ स्वतंत्रता के बाद पटना हाईकोर्ट जो है इनके जो पहले न्यायाधीश थे वो कौन थे? ठीक, सो आपको सबसे पहले यहाँ पर याद रखना है जो पटना हाईकोर्ट है इनकी स्थापना कब की गई थी? तो पटना हाईकोर्ट की यानी कि जो बिहार में हाईकोर्ट है, ये पटना हाईकोर्ट जो है इनकी स्थापना आपकी की गई थी। कब की गई थी? 1916 में की गई थी। कब? 1916 में की गई थी।
नेक्स्ट मैंने यहाँ पर आपसे बोला है कि जो आपके पटना हाई कोर्ट है, इनके पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे, तो वो भी आपको याद रखना है कि इनके फर्स्ट जो आपके जस्टिस थे वो थे आपके सर एडवर्ड मायनार्ड। कौन थे? सर एडवर्ड मायनार्ड डेस्चेम्स। इनका नाम बड़ा ही जो है बोरिंग सा है, डेस्चेम्स चैमियर। ठीक है, और बस यहाँ पर थोड़ा सा चाम आ गया है चैमियर में। लेकिन आपको याद रखना है कि जो बिहार है, बिहार के आपकी जो पटना हाई कोर्ट है बिहार में, पटना हाई कोर्ट का जो पहला जो आपका जस्टिस था वो कौन था, तो फर्स्ट जो आपके जस्टिस थे वो थे आपके सर एडवर्ड मायनार्ड डेस्चेम्स चैमियर। कौन थी? सर एडवर्ड, मेरे साथ बोलिए इनका नाम, सर एडवर्ड मायनार्ड डेस्चेम्स चैमियर। ठीक, ये आपके पटना हाई कोर्ट के पहले आपके जस्टिस थे। उसके बाद मैंने आपसे ये पूछा है कि आपके पटना जो हाई कोर्ट है, पटना हाई कोर्ट के स्वतंत्रता के बाद, कब? स्वतंत्रता के बाद पहले न्यायाधीश कौन थे, तो यहाँ पर आपको याद रखना है स्वतंत्रता के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस बात की जा रही। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद इनके जो पहले न्यायाधीश थे, इनका नाम था आपका पंडित लक्ष्मीकांत झा। याद रखेंगे आप लोग, आफ्टर इंडिपेंडेंस आपकी जो पटना हाई कोर्ट है, इनके न्यायाधीश का नाम क्या है, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश का नाम था पंडित लक्ष्मीकांत झा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमने पटना हाई कोर्ट के बारे में क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा है पटना हाई कोर्ट के बारे में सबसे पहले कि पटना हाई कोर्ट की स्थापना सन 1916 में की गई थी। कब? सन 1916 में की गई थी। देन आपने देखा कि आपकी जो पटना हाई कोर्ट है, इनके जो फर्स्ट आपके जस्टिस थे वो कौन थे? सर एडवर्ड मायनार्ड डेस्चेम्स चैमियर थे। कौन थे? सर एडवर्ड मायनार्ड डेस्चेम्स चैमियर। ठीक, अगर आप चैमियर भी याद रखेंगे ना तो आप उससे भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कि आफ्टर इंडिपेंडेंस आपका जो है कौन आपके न्यायाधीश बने, देन आपका आंसर होगा पंडित लक्ष्मीकांत झा। कौन बने थे? इनके मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो पंडित लक्ष्मीकांत झा आपको याद रखना है। इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर हुई? अगर आपको इतनी चीजें क्लियर हुई हैं देन प्लीज आप लोग एक लाइक कर दिया करें। एटलीस्ट जितने लोग आप वीडियो देखते हैं तो उतने लोगों को वीडियो जो है मैं लाइक करने के लिए कहूंगी कि प्लीज आप लोग वीडियो लाइक कर दिया करिए। जितना आप वीडियो लाइक करेंगे उतने ही लोगों को सजेस्ट होगा। आप सभी चाहते हैं कि मेरी जॉब लग जाए, है ना? सभी चाहते हैं ना? क्यों चाहते हैं? ताकि आप अपने आगे की जो लाइफ है उसको मैनेज कर सकें, आपकी जो मतलब रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप पूरी कर सकें। खाने पीने का सामान सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होता है, हम अपना भरण पोषण कर सकें। मेन हमारा जो मोटो है किसी जॉब को पाने का वो यही होता है कि एटलीस्ट हम अपनी बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा कर सकें। तो आपकी मैम की भी तो कोई बेसिक रिक्वायरमेंट होंगी, मुझे भी तो अपना घर चलाना है ना। तो मुझे अगर अपना घर चलाना है तो वो कैसे चलेगा? वो इसी वीडियो से ही चलेगा। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे तभी मेरे वीडियो को आगे जो है कुछ हो सकता है, अदरवाइज कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक, सो नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं। कौन सा? हम बात करते हैं राजकीय भाषा की कि बिहार जो है इनकी राजकीय भाषा क्या है। आप लोगों को जानकर बड़ी हैरानी होगी कि जो बिहार है इनकी राजकीय भाषा कौन सी है। आप लोगों में से अगर किसी को पता हो तो फिर बताइएगा। वैसे तो ये एक ऐसा वीडियो होता है जो रिकॉर्डेड होता है, बिकॉज आप सभी को पता है मेरे पास पर्सनल रूम नहीं है, जिस वजह से जो बिहार है ना इनकी राजकीय भाषा एक तो है हिंदी और दूसरी है उर्दू। कौन सी है? उर्दू है। पता था क्या आप लोगों में से किसी को कि बिहार की जो राजकीय भाषा है वो उर्दू की थी? कब से थी? 1980 से थी। ये भी आपको याद रखना है बिकॉज ये आपका बीपीएससी में एक बार पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बात की कि बिहार जो है इनकी राजकीय भाषा, तो बिहार की जो राजकीय भाषा है एक तो आपकी है हिंदी। कौन सी है? हिंदी है। एंड दूसरी इनकी है कौन सी? उर्दू है। कौन सी है? उर्दू है। उर्दू जो है इसको अपनाया गया सन 1980 में। उर्दू को राजकीय भाषा के तौर पर अपनाया गया था बिहार राज्य की। याद रखेंगे आप लोग। जो बिहार राज्य है, बिहार राज्य की जो राज्य की भाषा एक तो है हिंदी एंड दूसरी है आपकी कौन सी? दूसरी है आपकी उर्दू। ठीक है, अभी 1 नंबर 2 नंबर में समझ लीजिएगा कि मैम तो बोले हाँ बिहार राज्य की पहली जो मतलब राज्य की भाषा है वो उन्होंने बताई थी 1 नंबर, दूसरी भाषा बताई थी मैम ने 2 नंबर। ना, मैंने ये कहा है कि बिहार जो राज्य है इनकी जो राज्य की भाषा है इसमें पहला जो नंबर आता है वो हिंदी का आता है, दूसरा जो नंबर आता है वो उर्दू का आता है। उर्दू को कब अपनाया गया ये आपसे देखिए पूछा हुआ एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देन आपको ये याद रखना होगा जो उर्दू है ना, उर्दू को सन 1980 में आपका राजकीय भाषा के रूप में बिहार ने अपनाया है। ठीक है, आस्था इसको दिया है, जैसे हम अपनाते हैं ना, कुछ लोगों को अपना लेते हैं हम लोग ऐसे ही। अब तो ये पैशन बन चुका है लोगों का। ऐसे ही कोई स्टेट होता है तो वो भी भाषा को अपना लेता है, किसी वृक्ष को आपका बेसिकली मान लेता है, पुष्प, ये सब आपको स्टेट के तौर पर याद रखने होते हैं। ठीक, याद रखेंगे आप लोग। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं आपका राजकीय वृक्ष। अगर मैं वृक्ष की बात करूं कि आपका जो बिहार है इनका राजकीय वृक्ष क्या है,
सो इनका जो राजकीय वृक्ष है ना ये पीपल है। क्या है? पीपल। याद रखिएगा, पीपल आपका बिहार का राजकीय वृक्ष है। पुष्प, बिहार का आपको राजकीय पुष्प पता है? बिहार का जो राजकीय पुष्प होता है वो होता है कचनार। क्या होता है? कचनार। क्या होता है? कचनार। याद रखिएगा, कचनार आपका जो है ये बिहार का राजकीय पुष्प होता है। नेक्स्ट होता है आपका राजकीय पशु। अगर मैं बात करूं बिहार का राजकीय पशु तो वो आपको याद रखना है बैल। कौन? बैल। ठीक, बैल जो है आपका बिहार का राजकीय पशु होता है। पक्षी की अगर मैं बात करूं तो बिहार का जो राजकीय पक्षी होता है वो आप लोगों को याद रखना है। बिहार का राजकीय पक्षी होता है, क्या होता है आपका? गौरैया, स्पैरो। क्या होता है? स्पैरो, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं गौरैया। बड़े ही क्यूट सी होती है गौरैया। ठीक है, गौरैया, स्पैरो। ये जो आपकी गौरैया है ना ये बिहार का आपका राजकीय पक्षी है। बिहार का क्या है? मैंने ये कहा कि ये जो आपकी गौरैया है ये गौरैया राजकीय पक्षी है। किसकी? बिहार की आपकी राजकीय पक्षी है। एकदम क्यूट सी होती है, आप सब इसको देखते ही होंगे। मैं तो खैर उसको अभी कुछ दिन से रेगुलरली देख रही हूँ। तो इसको आपको याद रखना है, गौरैया को। अब अगर मैं पूछूं आपसे कि आपका जो वर्ल्ड स्पैरो डे है वो प्रतिवर्ष किस आप डेट को मनाते हैं, देन आपका आंसर होगा कब? 20 मार्च। या तो आप लोगों को यहाँ पर लिख लेना है 20 मार्च को आपका प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? 20 मार्च को हमारा प्रतिवर्ष गौरैया दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड स्पैरो डे। ये कौन सा है? ये आपका वर्ल्ड स्पैरो डे है। इसको भी आपको याद रखना है, वर्ल्ड स्पैरो डे। वर्ल्ड स्पैरो डे। देखिए पढ़ने का तरीका यही होता है। एक पॉइंट अगर आपने पढ़ा तो आपके माइंड में इस साइड वाले कॉर्नर में आपके माइंड में ये चलना चाहिए कि भाई स्पैरो डे कब होता है। यहाँ आपने अगर पढ़ा है कि आपके बिहार जो है इनका आपका बेसिकली राजकीय जो आपका पक्षी है वो स्पैरो है, तो पता होना चाहिए कि जो स्पैरो डे है वो कब होता है ना। इस बार की स्पैरो डे की थीम क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए, बिकॉज करंट भी तो आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है राजकीय पक्षी क्या है आपका? राजकीय इनका जो पक्षी है वो 20 आपको मार्च का प्रतिवर्ष आपका गौरैया दिवस मनाया जाता है। याद रखेंगे आप लोग। ठीक, अब अगर एक चीज मैं आपसे पूछूं कि आपका जो बिहार है इनकी एक स्टेट किस भी है, पता है आपको? कौन कौन है बताइए? तो इसका नाम है मंगुर। क्या नाम है? मंगुर। आप इसको जरा इस पिक्चर में देखिए, मंगुर को कैसी लग रही है आपको? अच्छी लग रही है ना। तो मंगुर जो है आपकी क्या है? ये जो मंगुर है, मंगुरु मत कर दीजिएगा, ठीक है? मंगुर बोला है मैंने, मंगुर, मंगुरु मत कर दीजिएगा। मंगुर जो है ये बिहार का स्टेट फिश है भाई, इसको याद रखिएगा। बिहार का स्टेट फिश है। स्टेट फिश कहाँ का है? बिहार का स्टेट जो फिश है वो है आपका मंगुर। देखिए कितनी क्यूट सी लग रही है ना। तो इसको भी आपको याद रखना है कि मंगुर जो है ये बिहार का स्टेट फिश है। मैंने यहाँ पर नहीं मेंशन किया है लेकिन मुझे अभी याद आया है। सो आपको इसको भी अपने माइंड में रखना है, अपने दिल में, दिमाग में रखना है। जहां पर आपने अपने बाबू की, सोना की पिक्चर रखी हुई है उसी दिल और दिमाग में आपको मंगुर को बसा के रखना है जब तक कि आपका पेपर नहीं हो जाता कि मंगुर जो है वो स्टेट फिश है। किसकी है? बिहार की है। ठीक, अब हम मूव करते हैं आगे। जो पॉइंट्स दिए हैं उन सभी पॉइंट्स पर, ये सारे पॉइंट्स आपने कवर कर लिए हैं, बट अभी एक पॉइंट और रह गया है, वो है आपके लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, विधानसभा एंड विधान परिषद के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर से आपसे पूछा ही जाना है। सो आपको इनको भी याद रखना है। देखिए ये ऐसे क्वेश्चन है ना, एवरग्रीन क्वेश्चन है जो आपसे पूछे ही जाते हैं। किसी भी स्टेट का आप एग्जाम देने जा रहे हैं उस स्टेट का एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, है ना। सो अगर मैं बात करूं कि बिहार राज्य से आपके लोकसभा में कितने सदस्य आपके जाते हैं, देन आपका आंसर होगा आपके टोटल 40। लोकसभा में आपके टोटल कितने आपके सदस्य आपके हैं, सदस्य सीटें हैं, तो याद रखिएगा 40। आंसर क्या होगा? 40। यानी कि लोकसभा में आपके बिहार राज्य से कितने आपके सदस्य चुने जाते हैं, कितनी सीटें हैं, तो वो आपका आंसर होगा 40। अब इस 40 में ये आपको पता होना चाहिए कि एससी के लिए कितनी रिजर्व है एंड एसटी के लिए कितनी रिजर्व है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पर एसटी के लिए 0 आपकी सीट्स है। इस 40 में एससी की अगर मैं बात करूं तो 6 है, हाँ 6 है। एंड अगर मैं एसटी की बात करूं कि एसटी के लिए कितनी रिजर्व है तो 0। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि लोकसभा में आपका बिहार राज्य की तरफ से जो लोकसभा में टोटल सीटें हैं वो कितनी है? 40 है। लेकिन इन 40 में एसटी के लिए जो आरक्षण है, एसटी के लिए जो सीटें हैं वो 0 है, लेकिन एससी के लिए 6 सीटें हैं। कितनी है? 6 सीटें हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इतनी चीजें याद रखना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं राज्यसभा की कि राज्यसभा की कितनी सीटें हैं बिहार राज्य की तरफ से, तो राज्यसभा की आपकी बेसिकली 16 है। कितनी है? 16 सीट्स हैं। इसको आप अपने माइंड में रखिएगा कि आपके लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं, राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिहार विधानसभा एंड बिहार विधान परिषद के बारे में। तो अगर मैं बात करूं बिहार में विधानसभा की सीट कितनी है, विधानसभा तो बिहार में जो विधानसभा है इनकी सीट्स है आपकी 243। कितनी है? 243।
आपको ये जरूर याद रखना है ये नंबर। देखिए मुझे पता है कि थोड़ा सा इनको याद रख पाना बहुत मतलब मुश्किल सा होता है, पर ऐसी कोई सी चीज नहीं जिसको आप याद रखना चाहें और वो आपको याद ना हो। अगर मैं बात करूं ह्यूमन की ना, तो ह्यूमन सिर्फ वो चीजें याद नहीं रख सकता है जिसको वो याद रखना नहीं चाहता है, लेकिन ये आपका भविष्य डिसाइड कर रहा है। अगर आप इसको याद नहीं रख सकते तो फिर किसको याद रखेंगे। इस एग्जाम के साथ आप सभी को पता है आपके इमोशन के अलावा हमारे पेरेंट्स के भी इमोशंस जुड़े होते हैं। उनको भी लगता है कि हमारा बेटा या हमारी बेटी इस बार जो है एग्जाम अच्छा करेगी एंड इस बार जो है इसकी नौकरी पक्की होगी। तो इन इमोशंस के प्रति जो है आपको थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रांग बना के इतना आपको करना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ विधानसभा हो गया। अब अगर मैं बात करूं विधान परिषद की, कि विधान परिषद की कितनी सीटें हैं, विधान परिषद, तो विधान परिषद की भी आपको याद रखना है, विधान परिषद की है 75। ये आपके लिए देखिए ये 4 नंबर आपको याद रखना है। मुझे पता है ओवरफ्लो हो रहा है थोड़ा सा, बट इतना ओवरफ्लो आपको सहना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पर बिहार जीके के बारे में कम से कम 2 से 3 वीडियो देती हूँ, तो मैं आपको आश्वासन देती हूँ कि मैं इन सारे पॉइंट्स को बीच बीच में आपको बार बार रिवीजन करवाती रहूंगी ताकि आपको ये पॉइंट्स याद हो जाए, ठीक। लोकसभा में कितनी सीट्स हैं बिहार की तरफ से 40, राज्यसभा में आपकी 16 है, उसके बाद विधानसभा में कितनी है 243 एंड विधान परिषद में कितनी है 75। आप इसको देखिए, मैं पानी पी के आती हूँ। इतनी चीज आप लोगों को क्लियर हुई कि बेसिकली आपका जो बिहार राज्य है उसमें लोकसभा की कितनी सीट्स हैं, राज्यसभा में कितनी सीट्स हैं, और इनकी जो विधान परिषद है और विधान आपकी जो सभा है इसमें कितनी टोटल सीट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं इन पॉइंट्स के बारे में। ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो यहाँ पर पॉइंट्स दिख रहे हैं, सबसे पहले देखिए, सबसे पहला पॉइंट है पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग कब हुई। बिहार को एक पृथक प्रांत के रूप में बनाने की जो मांग है वो कब हुई थी, वो आपको याद रखना है। सन 1906 में हुई थी। कब हुई थी? 1906 में। बिहार राज्य को एक पृथक प्रांत के रूप में गठित करने की मांग सन 1906 में हुई थी। आपको पता है कि बिहार किस किस से अलग हुआ है? बिहार की किस्मत तो देखो जरा, बिहार झारखंड से अलग हुआ, बिहार उड़ीसा से हुआ, बिहार बंगाल से हुआ, इतने लोगों से अलग हुआ है। ये तो आज के जमाने का जैसे एक जो वो कपल्स वाला रिलेशनशिप होता है ना, उस तरीके से इधर से उधर से इधर से उधर से, बिल्कुल ऐसे ही बिहार की कंडीशन थी। बिहार झारखंड से पृथक हुआ। किससे पृथक हुआ? बिहार झारखंड से पृथक हुआ। कब? 15 नवंबर सन 2000 को आपका अलग हुआ। ये चीज आप लोगों को याद रखना है कि 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड से आपका बिहार पृथक हुआ। अब यहाँ पर ये जो 15 नवंबर है ना, ये 15 नवंबर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस 15 नवंबर को एक दिवस सेलिब्रेट होता है और ये दिवस है आपका झारखंड दिवस। ये तो मैम कैसी बात कर दी आपने। ओबियस सी बात है कि आपका झारखंड जो है आपका बिहार से पृथक हुआ है, तो हम 15 नवंबर को झारखंड दिवस मना देंगे, सिंपल सी बात है। लेकिन हम क्यों मनाते हैं? हम इस दिवस को क्या नाम देते हैं? इस दिवस का नाम है आपका जनजातीय गौरव दिवस। कौन सा नाम है? 15 नवंबर को प्रतिवर्ष आपका सेलिब्रेट होता है। 15 नवंबर की अगर मैं बात करूं तो प्रतिवर्ष 15 नवंबर को सेलिब्रेट होता है बिरसा मुंडा जी के उपलक्ष्य में आपका सेलिब्रेट होता है। प्रतिवर्ष क्या सेलिब्रेट होता है? प्रतिवर्ष आपका सेलिब्रेट होता है जनजातीय गौरव दिवस। ठीक, इसको मैं हटाती हूँ और मैं इसको एक बार नोट कर देती हूँ, एटलीस्ट आपको ये याद रहे, आपके माइंड में रहे कि हम जनजातीय गौरव दिवस क्यों मनाते हैं। हम जनजातीय गौरव दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाते हैं? वो कौन है जिसकी वजह से हम प्रतिवर्ष जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं? उनका नाम है बिरसा मुंडा। क्या नाम है? बिरसा मुंडा। क्या नाम है इनका? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा जी के उपलक्ष्य में हम प्रतिवर्ष आपका कौन सा दिवस मनाते हैं? इस दिवस का नाम है आपका जनजातीय गौरव दिवस। जनजातीय गौरव दिवस। अब ये दिवस इसलिए महत्वपूर्ण है, गौरव, ठीक है, गौरव दिवस ये इसलिए महत्वपूर्ण है ये दिवस बिकॉज ये जो दिवस है ना, ये आपका कुछ दिन पहले ही इसको मनाना शुरू हुआ है। दैट्स वाई ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है कि हम प्रतिवर्ष 15 नवंबर को आपका जो है बेसिकली क्या मनाते हैं? जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं, बिरसा मुंडा जी के उपलक्ष्य में मनाते हैं। ठीक, क्योंकि इसी दिन 15 नवंबर को झारखंड को आपका बिहार से पृथक किया आपका, ठीक है, बिहार से आपका पृथक हुआ झारखंड। ठीक, अब नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है उसको देखिए। नेक्स्ट पॉइंट हमसे कह रहा है कि आपका जो बिहार है वो बिहार और उड़ीसा का विभाजन बेसिकली कब हुआ? तो बिहार और उड़ीसा का जो विभाजन हुआ
वो आपका 1936 में हुआ था। कब हुआ था? 1936 में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। आप जरा इस मैप को देखिए। इस मैप में आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी कि आपका बेसिकली बिहार जो है वो उड़ीसा से विभाजित कब हुआ, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ। नेक्स्ट आपको ये याद रखना है कि आपका बिहार जो है वो बंगाल से कब पृथक हुआ। आपका आंसर होगा सन 1912। अब देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो चुका है कि मैम हम किसको याद रखें और हम किसको भूल जाएं। देखो याद तो रखना पड़ेंगे आपको। तो आपको यहाँ पर अगर मैं बात करूं झारखंड की, तो झारखंड वाला आपको याद रखना बहुत इजी है। क्यों है इजी? बिकॉज आपके 15 नवंबर को आपका क्या सेलिब्रेट होता है? 15 नवंबर को आपका जनजातीय गौरव दिवस सेलिब्रेट होता है। तो आपको झारखंड दिवस यहाँ पर याद रखना कि 15 नवंबर को आपका झारखंड दिवस भी मनाया जाता है बिरसा मुंडा जी के उपलक्ष्य में। ठीक, तो ये आप याद रख सकते हैं। बिहार और उड़ीसा का विभाजन सन 1936 में हुआ था। बिहार और बंगाल से पृथक आपका कब हुआ? बिहार 1912 में पृथक हुआ था। ठीक, बिहार एक राज्य के रूप में कब आया, कब लागू हुआ? तो आपको पता है 1 अप्रैल सन 1912 को। नेक्स्ट है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला। तो अगर मैं बात करूं बिहार की, तो बिहार में टोटल 38 जिले हैं। कितने जिले हैं? बिहार में कुल जिलों की संख्या कितनी है? तो बिहार में जो कुल जिले हैं, बार बार इसको पढ़ना पड़ेगा आपको तभी याद होगा। ठीक है, कुल जिले कितने हैं? तो बिहार में टोटल 38 जिले हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये तो आपको पता चल चुका कि कुल 38 जिले हैं, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे छोटा जिला कौन सा है, उत्तरी जिला, दक्षिणी जिला, पूर्वी एंड आपका पश्चिमी, आपको पता होना चाहिए। ठीक, अगर मैं बात करूं बिहार में टोटल 38 जिले हैं और बिहार का सबसे बड़ा जिला, तो सबसे जो बड़ा जिला है वो आपका है पश्चिमी चंपारण। आंसर होगा आपका पश्चिमी चंपारण। कौन सा है? सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जो आपका जिला है वो है आपका पश्चिमी चंपारण। कौन सा है? पश्चिमी चंपारण है। अगर मैं पूछूं आपसे कि बिहार का सबसे छोटा जिला, तो सबसे छोटा जिला आपको याद रखना है शिवहर। अब ये जो शिवहर है ना, भगवान के नाम पर इसका नाम है, लेकिन ये शिवहर को आपको याद रखना है किसके तौर पर? बिहार में सबसे ज्यादा अगर आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी है तो वो कहां पर है? शिवहर में। एक तो इतू सा, ऊपर से डेंसिटी भी इतनी सारी लेके बैठा हुआ है। तो आपको याद रखना है कि सबसे छोटा जो जिला है वो कौन सा है? बिहार का सबसे छोटा जिला है आपका शिवहर। कौन सा है? शिवहर है। इसको भी आपको याद रखना है। आप मैप में देख पा रहे होंगे बिहार के सारे जिलों को, और आपको दिख रहा होगा पश्चिमी चंपारण एंड शिवहर। मैं बहुत मजबूर हूँ कि मैं यहाँ पर देखिए पिक्चर बाद में ऐड करती हूँ, ना तो मैं जूम कर सकती हूँ। अब आपको मेहनत करनी होगी। पश्चिमी चंपारण आपको दिख रहा होगा ऊपर, शिवहर आपको दिख रहा होगा छोटू सा है, बहुत छोटू सा है। तो ये जो आपका 38 जिले हैं, इन 38 जिलों में अगर मैं बात करूं, पूरे बिहार में 38 जिले हैं। इन 38 जिलों में सबसे बड़ा जिला है आपका कौन सा? पश्चिमी चंपारण। एंड सबसे छोटा जो जिला है वो आपका है शिवहर। ये जो शिवहर है ना, ये शिवहर पूरे बिहार में सबसे ज्यादा अगर पॉपुलेशन डेंसिटी कहीं पर है तो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी लेकर बैठा हुआ है ये शिवहर। सो आपको यहाँ पर लिख लेना हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। तो हाईएस्ट पॉपुलेशन अगर डेंसिटी पूछा जाए कि संपूर्ण बिहार में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ है, आंसर विल बी शिवहर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज याद रख लीजिएगा कि संपूर्ण बिहार में जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है वो शिवहर की है। एक तो देखिए शिवहर पहले से इतना छोटा सा, ऊपर से काम भी इतने बड़े बड़े कि हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी भी लेकर बैठा हुआ है। तो याद रखना है आपको शिवहर के बारे में। ठीक, अब अगर मैं बात करूं आपके जो बिहार है, बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो सबसे जो उत्तरी जिला है वो है आपका पश्चिमी चंपारण, जो कि आपका बिहार का सबसे बड़ा जिला भी है। अगर मैं बात करूं दक्षिणी जिला की, तो आपको मैप में दिख रहा होगा बिहार का जो सबसे दक्षिणी जिला है वो कौन सा है, तो बिहार का सबसे दक्षिणी जिला होता है आपका गया। पूर्वी जिला की अगर मैं बात करूं तो पूर्वी जिला आप जरा देखिए, बिहार का जो सबसे पूर्वी जिला है वो है आपका किशनगंज। कौन सा है? किशनगंज है। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? कैमूर है। कौन सा है? कैमूर है। देखिए अब जो ये कैमूर है ना, इस कैमूर के बारे में आपको एक चीज याद रखनी है। आपने भभुआ नाम सुना है? भभुआ, हाँ, पहले कैमूर को भभुआ कहा जाता था। पहले जो आपके कैमूर हैं इनको भभुआ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भभुआ। अभी मुझे ये याद नहीं आ रहा कि कब तक इसको भभुआ कहा गया है, मैं कल की वीडियो में इसको बता दूंगी। तो याद रखिएगा कैमूर जो है इसको पहले भभुआ भी कहा गया। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को कि भभुआ भी इसी को कहा गया है। पहले ये रोहतास का पार्ट था। किसका? रोहतास का पार्ट था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले ये रोहतास का पार्ट था, लेकिन अब ये किसका पार्ट हो गया है वो आपको पता चल चुका है। ठीक, सो इस चीज को भी आपको याद रखना है। भभुआ आपने सुना होगा, भभुआ आपका किसको? कैमूर को ही कहा जाता था, लेकिन
जो आपका भभुआ ये पहले रोहतास का पार्ट हुआ करता था, लेकिन अब ये रोहतास का पार्ट नहीं है, पहले ये रोहतास का पार्ट था। ठीक, सो इतनी चीजें आपको क्लियर हुई। अब हम यहाँ पर फिर से आ जाते हैं। यहाँ पर हम देख रहे थे बेसिकली क्या, हम देख रहे थे कि बिहार जो है इसमें 38 जिले हैं, हमें ये तो पता चल चुका है। लेकिन इन 38 जिलों में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? आपका पटना। आपको पता है पाटलिपुत्र के बारे में? क्या आप लोगों में से मतलब कितने लोगों को आप लोगों में से ये पता है कि जो आपका वर्तमान में जिसको आप पटना कहते हैं, इसको पहले हम पाटलिपुत्र कहते थे। क्या कहते थे? पाटलिपुत्र कहते थे। ये जो आपके पाटलिपुत्र है ना, इनकी स्थापना किसने की थी? आपके उदयन ने की थी। पाटलिपुत्र के बारे में पोस्टमार्टम हम कल के वीडियो में करेंगे, मतलब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें करेंगे। हम आज के इस वीडियो में ओवरफ्लो नहीं कर सकते हैं बहुत ज्यादा, है ना। बस आपको ये याद रखना है कि वर्तमान में हम जिसको पटना कहते हैं ना भैया, इनका पुराना नाम पाटलिपुत्र था, याद रख लीजिएगा। इनका पुराना जो नाम था वो पाटलिपुत्र था, जिनकी स्थापना उदयन ने की थी। दैट्स इट। ठीक है। नेक्स्ट मैंने कहा कि सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? आपको याद रखना है शेखपुरा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। उसके बाद आता है सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर। अब देखिए यहाँ पर लिंगानुपात की बात अगर हो गई है ना, तो थोड़ा बिहार के लिंगानुपात के बारे में जान लेते हैं। आपको पता है एक चीज, बिहार का लिंगानुपात कितना है? बताइएगा जरूर कि बिहार का लिंगानुपात कितना है। ठीक, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ। बिहार का जो लिंगानुपात है वो है आपका 912। कितना है? बिहार का जो लिंगानुपात है आपका 918, सॉरी, आई एम सो सॉरी। बिहार का जो लिंगानुपात है वो है आपका 918। इस चीज को आपको याद रखना है कि बिहार का लिंगानुपात है 918। ठीक, याद रखेंगे। शिशु लिंगानुपात 935। दोनों ही आप लोगों को याद रखना है, 935। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिहार का लिंगानुपात कितना है? आपका आंसर होगा 918। ठीक है, यानी कि पर आपके 1000 आपके बॉयज हैं, उन पर कितनी आपकी गर्ल्स हैं? आंसर विल बी 918। अगर मैं शिशुओं में बात करूं तो शिशुओं में आपका आंसर होगा 935। दोनों ही आपको नंबर याद रखना है, आपके माइंड में फिट होना चाहिए। दिल दिमाग सब खोलकर बैठिएगा। ठीक है, बाबू सोना का थोड़ा साइड में कर दीजिएगा और पढ़ाई पर ध्यान लगाइएगा, तो आपको सब याद होगा। ठीक है, जब मुझे याद हो सकता है ना, मैं भी कोई रोबोट नहीं हूँ, तो आपको भी याद हो सकता है। ठीक, इस चीज को याद रखिएगा कि जब मुझे याद हो सकता है ना, तो आपको भी याद हो सकता है, क्योंकि मैं रोबोट नहीं हूँ, लेकिन आप रोबोट बन सकते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि आप 9th क्लासेस से पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? मुंगेर है। एंड सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? गोपाल। ये गोलागंज नहीं है भाई, ये गोपालगंज है। ठीक है, गोलागंज नाम का कोई स्टेट नहीं है, याद रखिएगा। इसका नाम है आपका गोपालगंज। ठीक है, गोपालगंज, याद रखेंगे आप लोग इसको, गोपालगंज। ठीक, गोपालगंज। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? गोपालगंज है। ठीक है, आई एम सो सॉरी कि मैंने गलत इसको नोट किया था, लेकिन मैंने अभी इसको सही कर दिया है। नेक्स्ट है आपका सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जो है वो आपका रोहतास है। कौन सा है? रोहतास है। नेक्स्ट है सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पूर्णिया। पूर्णिया के बारे में देखिए आप सभी लोग जानते होंगे, बहुत समय पहले एक मैम बहुत फेमस हुई थी वहां से, सभी लोग उनको जानते हैं टी की वजह से। तो पता ही होगा कि कितना अच्छा इनिशिएटिव उन्होंने लिया है अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए। गर्ल्स होना चाहिए इंसान में, पता है, वो तो लड़की हो कितना गर्ल्स दिखा ले गए, सब लोग उनको जानते हैं। प्रियंका मैम के बारे में बात कर रही हूँ कि देखिए इस मतलब इन्होंने कितना अलग सोचा है यार, कि मतलब लड़कियां सोच ही नहीं पाती हैं घर से बाहर जाने का, कौन सा कपड़ा पहने हम, कौन सा ना पहने हम। वार्डरोब में इतने कपड़े हैं, लेकिन हमें तो ये नहीं पता है हम कौन से कपड़े पहने। लेकिन उस बंदी को ये पता था कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, इसके लिए गट्स होना चाहिए आपके अंदर। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, और वो बिहार के पूर्णिया से ही थी, मुझे अच्छे से याद है। ठीक, सो यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। तो याद रखिएगा कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला वो किशनगंज है। कौन सा है? किशनगंज है। सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? औरंगाबाद है, याद रखिएगा। सबसे ठंडा जिला कौन सा है? तो याद रखिएगा गया है। ठीक, याद रखिएगा कौन सा? गया। ठीक, अब हम यहाँ पर बात करते हैं बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ना जाने बीपीएससी ने कितनी बार इस क्वेश्चन को पूछा होगा अलग अलग तरीके से। बिहार सोशलिस्ट पार्टी, बिहार सोशलिस्ट पार्टी, हम भी पढ़ लेते हैं बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन है। तो इनके संस्थापक हैं आपके जयप्रकाश नारायण। अब भाई जयप्रकाश नारायण तो पढ़ लिया, लेकिन आपको पता है जयप्रकाश नारायण को क्या कहा गया है? ये आपसे बीपीएससी ने कई बार पूछा हुआ है। आपको याद रखना होगा कि जयप्रकाश नारायण जो कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, इनको लोकनायक कहा गया। क्या कहा गया? इनको लोकनायक कहा गया। तो इसको भी आपको याद रखना है कि जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा गया है। क्या कहा गया है? लोकनायक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये माइंड में रखना है।
नेक्स्ट है आपसे कि बिहार में किसान सभा की स्थापना किसने की थी? स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद को आपको याद रखना है, इनका बहुत योगदान रहा है भाई किसानों के लिए, तो इनको तो आपको अपने दिल दिमाग में बिठा लेना चाहिए, स्वामी सहजानंद को। ठीक, बिहार प्रांतीय सभा का गठन ना जाने कितनी बार बीपीएससी ने, ये जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं ना, ये तो बीपीएससी के फेवरेट हैं, इसके बिना तो बीपीएससी सांस नहीं लेता है। याद रखिएगा कि आपके जो बिहार है, बिहार प्रांतीय सभा का गठन कब हुआ था? सन 1929 में हुआ था। ठीक, इसका एग्जैक्ट मुझे डेट नहीं याद है, लेकिन मार्च आपका 1929 में इसका बेसिकली क्या हुआ था? गठन हुआ था। 1857 की जो क्रांति थी, 1857 की क्रांति में आपको पता है अलग अलग जगह से अलग अलग लोगों ने अपना जो है नेतृत्व किया था। तो ऐसे ही 1857 की क्रांति में जो बिहार के नेता थे, यानी कि बिहार से जिसने नेतृत्व किया 1857 की आपकी क्रांति का, तो इनका नाम था कुंवर सिंह। क्या नाम था इनका? कुंवर सिंह। याद रखिएगा, ये तो देखो बहुत कॉमन है, आप सभी को पता होगा। नालंदा विश्वविद्यालय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि भाई नालंदा जो विश्वविद्यालय है, इनकी स्थापना किसने की थी? नष्ट तो हम बाद में करेंगे, पहले हम स्थापित तो कर लें, तब तो हम नष्ट करेंगे। तो याद रखिएगा कि जो आपके नालंदा विश्वविद्यालय है, इनकी जो स्थापना है वो किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना आपकी की थी किसने? कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। किसने? कुमारगुप्त प्रथम ने। अब भाई इनकी रिपेयरिंग भी कराई गई थी, जैसे लड़कियों की रिपेयरिंग होती है ब्यूटी पार्लर में, तो ऐसे ही नालंदा जो विश्वविद्यालय है ना, इसकी भी रिपेयरिंग हुई थी। और इसकी जो रिपेयरिंग वो किसने करवाई थी पता है आपको? बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक, हम यहाँ पर जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में थोड़ा सा, बिकॉज इनके बारे में जानना जरूरी है। सो याद रखिएगा, ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है, इनकी जो स्थापना है वो किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमारगुप्त प्रथम ने। किसने की थी? कुमारगुप्त जो प्रथम है, इन कुमारगुप्त प्रथम ने आपकी स्थापना की थी। किसने? कुमारगुप्त प्रथम ने स्थापना की थी नालंदा विश्वविद्यालय की। याद रखेंगे आप लोग। रिपेयरिंग किसने की थी? ये देखिए होमवर्क है आपका, इतना छोटा सा होमवर्क मैं दे रही हूँ, मात्र 2 सेकंड का काम है आपका, मात्र 2 सेकंड ही लगेंगे आपको, वैसे इतना ही लगना चाहिए। तो याद रखना है आपको कि नालंदा जो विश्वविद्यालय स्थापना कुमारगुप्त ने की, रिपेयरिंग आपको बताना है किसने की। अब ब्यूटी पार्लर मत बोल दीजिएगा कि भाई ब्यूटी पार्लर में इनकी रिपेयरिंग हुई थी, ठीक है। फिर मैंने ये बोला है कि नालंदा जो विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया? तो ये जो है ना, ये पागल व्यक्ति बख्तियार खिलजी, ये गधा, ये गया था नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करके आया था। याद रखिएगा कि इस गधेड़ू ने क्या किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। क्यों किया था? क्योंकि इसको जेलसी थी, इसको बौद्ध धर्म से जेलसी थी, तो इसने क्या किया? नष्ट कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया? ये भाई साहब आए, इन्होंने अपने साम्राज्य में ही मिला लिया बिहार को। तो वो कौन थे? वो थे अकबर। तो याद रखिएगा कि अकबर जो थे, ये मुगल शासक थे, आप सभी को पता होगा। ये पहले मुगल शासक थे जिन्होंने बिहार को अपने ही साम्राज्य में मिला लिया था। चल बिहार, हम तुम्हें अपने साम्राज्य में मिला लेते हैं। बिहार गया, इनकी में मिल गया। क्यों? क्योंकि देखिए बेसिकली ऐसा तब होता है ना, जब कोई एक स्ट्रॉन्ग जो है वहां पर कोई होना है। अगर स्ट्रॉन्ग आपका सिस्टम है ना, स्ट्रॉन्ग सिस्टम होता है, देन किसी की हिम्मत ही नहीं है कि वो कोई हमें आगे बुला ले, हमें किसी में मिला ले, नहीं है। तो स्ट्रॉन्ग सिस्टम ना होने की वजह से कोई भी कुछ भी कर रहा था। नेक्स्ट है आपका कि पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम राजधानी किसने बनाया? पाटलिपुत्र, जिसको आप वर्तमान में पटना कहते हैं, स्थापना उदयन ने की थी। याद रखेंगे, ये जो पाटलिपुत्र हैं, इनकी स्थापना उदयन ने की थी। किसने की थी? उदयन ने की थी। ये चीज भी आपको याद रखना है। संस्थापक जो है पाटलिपुत्र के कौन थे? उदयन थे। पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम राजधानी बनाया था आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य जो है, इन्होंने सबसे पहले पाटलिपुत्र को जो है अपनी राजधानी बनाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि पहली बार बिहार के बोधगया में महाबोधि मंदिर का जो निर्माण वो किसने करवाया? तो वो मौर्य शासक अशोक ने करवाया था। आपके जो बिहार है, ध्यान से सुनिएगा, बिहार में पहली बार बोधगया में महाबोधि मंदिर का निर्माण अशोक ने करवाया था। किसने? अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बिहार के पहले मुख्यमंत्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि जो श्री कृष्ण सिंह है ना, इनको कई बार आपको सिन्हा भी पढ़ने को मिलेगा। मैं आपको दोनों बता देती हूँ। इनको एक नाम से और जानते हैं, और वो ना जाने बीपीएससी ने कितनी बार पूछा हुआ है श्री कृष्ण सिन्हा जी के बारे में, सिंह के बारे में। तो इनको हम कहते हैं बिहार बंधु। क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं बिहार बंधु। तो बिहार के जो पहले मुख्यमंत्री थे, इनका नाम था श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह को ही क्या कहा गया? इनको ही कहा गया है बिहार बंधु। क्या कहा गया है? बिहार बंधु कहा गया है। ये भी आपको याद रखना है। अब आज के इस वीडियो में हमने ये देखा है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी जयप्रकाश नारायण ने स्थापना की, इनको हमने लोकनायक कहा। देन हमने देखा कि आपके जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री हैं, इनका नाम था श्री कृष्ण सिंह, जिनको हमने आपका बिहार बंधु भी कहा है। ठीक, इतने पॉइंट्स आपको क्लियर हुए तो लाइक ठोको आप। ठीक,
और इस वीडियो को जितने एंजॉय के साथ आपने पढ़ा है उतने ही एंजॉय के साथ आपको अपने नोट्स भी बनाने हैं ताकि आपको रिवीजन करने में हेल्प मिले। एंड मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।